दोस्तों नमस्कार। इस बार जो हुआ उसने सिर्फ एक परीक्षा पर सवाल खड़े नहीं किए। इस बार सवाल किसी एक पेपर लीक, किसी एक तकनीकी गड़बड़ी, किसी एक मंत्रालय या किसी एक सरकार पर नहीं। सवाल उस पूरे सिस्टम पर है जिसके भरोसे इस देश के करोड़ों छात्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। सवाल उस व्यवस्था पर है जहां माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। बच्चे दिन रात मेहनत करके लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों पर खर्च किए जाते हैं, बैंक से लोन लिया जाता है, लेकिन अंत में अगर परीक्षा व्यवस्था ही भरोसेमंद न रहे तो फिर इस देश का युवा आखिर कहाँ है। क्योंकि इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं, वो डराने वाले हैं। पिछले 5 वर्षों में लगातार 10 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हर साल विदेश पढ़ने के लिए देश छोड़ रहे हैं। कई बार यह संख्या 13 लाख 14 लाख तक पहुंच गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर ग्रेजुएशन के लिए नहीं, बल्कि 12वीं पास के छात्र भी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में विदेश जा रहे हैं। सोचिए, एक परिवार अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ की डिग्री बेहतर है, या इसलिए कि वहाँ का सिस्टम अब भरोसे के लायक नहीं बचा? यही वह सवाल है जो आज भारत के लाखों युवाओं के भीतर उबल रहा है। और इस सवाल को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ भावना नहीं रह गई, यह घटनाएं भी अब उसी देश की ओर इशारा कर रही हैं। सीबीएसई परीक्षा में छात्रों को अपना ही कापियां नहीं मिली। किसी की उत्तर पुस्तिका में दूसरे छात्र के पढ़ने लगे हुए लाखों छात्रों के बीच यह चर्चा शुरू हुई। उसके बाद नेट परीक्षा, 22 लाख छात्रों की परीक्षा, और अचानक पूरे देश के भीतर आक्रोश की लहर। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल, एजेंसियों की भूमिका, कंपनियों के ठेके, तकनीकी गड़बड़ियां और फिर सरकार के जवाब। इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ विसंगतियां हो जाती, लेकिन क्या यह सिर्फ विसंगति है या फिर व्यवस्था के भीतर बहुत गहरा सड़ चुका तंत्र है? और इसी जगह से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक समय था जब भारत के छात्र विदेश सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए जाते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च या एमबीए के लिए। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब छात्र 12वीं के बाद ही देश छोड़ने लगे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, दुनिया के तमाम देशों की यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों से भरी जा रही है। यह सिर्फ अमीर परिवारों की कहानी नहीं है। छोटे शहरों के परिवार भी अब अपनी जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर उठाकर बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि भारत में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। यह डर सिर्फ प्रतियोगिता का नहीं है, यह डर उस सिस्टम का है जहां परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, जहां रिजल्ट आने के बाद छात्र को अपनी कॉपियां नहीं मिलती, जहां एजेंसियां चार कंपनियों के बीच गठजोड़ की चर्चा होती है, जहां परीक्षा देने वाले छात्र उसकी मेहनत किसी नेटवर्क के सामने हार जाती है। आज भारत के भीतर एक नया मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो चुका है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन भरोसा टूट रहा है, और जब किसी समाज का युवा अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि सिस्टम की निष्पक्षता पर शक करने लगे, तब वह समाज भीतर से कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि आज लाखों परिवारों को लगता है कि अगर बच्चा विदेश चला जाए तो कम से कम वहाँ नियम तय है, वहाँ अगर परीक्षा तो परीक्षा, वहाँ मेरिट तो मेरिट। भारत के भीतर सबसे बड़ा संकट शायद यही बनता जा रहा है, विश्वास का संकट। कल्पना कीजिए, एक छात्र पूरे साल मेहनत करता है, बोर्ड परीक्षा देता है, रिजल्ट आता है, उसे लगता है कि नंबर कम आए हैं, वह रीचेकिंग के लिए आवेदन करता है। फिर जब कॉपी सामने आती है तो पता चलता है कि वह उसकी कॉपी ही नहीं। सोचिए उस छात्र और उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। यही वह घटना थी जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। कहा गया कि तकनीकी गड़बड़ी हुई है, कहा गया कि इतने बड़ी संख्या में कॉपी स्कैन की जाती है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग हुई। इतनी बड़ी प्रक्रिया में विसंगतियां संभव है, लेकिन सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है कि करोड़ों पन्नों की स्कैनिंग में छात्र की पहचान ही बदल जाए? या फिर समस्या कहीं और है? क्योंकि आज बैंकिंग सिस्टम अरबों ट्रांजैक्शन संभाल सकता है, डिजिटल पेमेंट सेकंडों में हो जाते हैं, एआई और डेटा सिस्टम पूरी दुनिया चला रहे हैं। फिर परीक्षा प्रणाली में ही बार बार गड़बड़ी क्यों? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की गलती है या जवाबदेही की कमी? और सबसे बड़ी बात, अगर गलती हुई तो जिम्मेदार कौन? यही वह प्रश्न है जिसका स्पष्ट उत्तर कभी सामने नहीं आता। हर बार कहा जाता है जांच होगी, सुधार होगा, सिस्टम बेहतर बनेगा, लेकिन छात्रों का भरोसा हर बार थोड़ा और टूट जाता है। भारत में मेडिकल शिक्षा
हमेशा से सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में रही। लाखों छात्र वर्षों तैयारी करते हैं, कई छात्र 15 से 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, परिवार अपनी आर्थिक सीमाओं से बाहर जाकर कोचिंग फीस भरते हैं। नीट सिर्फ परीक्षा नहीं है, यह लाखों परिवारों के सपनों, संघर्षों और सामाजिक स्थिति से जुड़ी परीक्षा है। लेकिन अब इसी परीक्षा पर सवाल उठने लगे तब देश के भीतर गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। 22 लाख छात्र परीक्षा देते हैं, फिर अचानक चर्चा शुरू होती है, पेपर लीक हुआ। क्या कुछ छात्रों को पहले से प्रश्न पत्र मिला क्या? कुछ केंद्रों पर गड़बड़ी हुई क्या? क्या एजेंसियां निष्पक्ष हैं? और इसके बाद जो सबसे बेहद संकट पैदा हुआ वह सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि भरोसे का, क्योंकि एक छात्र अगर यह मान ले कि मेहनत से ज्यादा नेटवर्क काम करता है तो फिर लोकतांत्रिक अवसर की पूरी अवधारणा टूट जाती है। यही कारण था कि नेट विवाद ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। सोशल मीडिया पर छात्र सक्रिय हुए, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, छात्रों ने सवाल उठाया और इसी राजनीति में भी इस मुद्दे को गंभीरता से देखना शुरू किया। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। राहुल गांधी सीधे छात्रों के बीच पहुंचे, उन्होंने नेट अभ्यर्थियों से मुलाकात की, सीबीएसई छात्रों के मुद्दों पर बयान दिए, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर सरकार पर हमला बोला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ चुनावी राजनीति के तौर पर नहीं उठाया, उन्होंने इसे व्यवस्था संकट कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा इस बात का संकेत है कि उन्हें अब सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसी पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई छात्रों की है, युवाओं की है, उस पीढ़ी की है जिसे लगने लगा कि उसकी मेहनत सुरक्षित नहीं है। और शायद पहली बार राहुल गांधी ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सीधे युवाओं को संबोधित करती थी। उन्होंने कहा, याद रखिए यही युवा इस व्यवस्था को बदलेगा। यह वाक्य सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, यह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि अगर संस्थाओं पर भरोसा टूटता है, अगर राजनीति विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल होती है, अगर चुनावी परिणामों से सत्ता पर कोई दबाव नहीं बनता तो फिर बदलाव की मांग सड़क से उठ सकती है। और इसी कारण इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ परीक्षा विवाद नहीं माना गया बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के संभावित संकेत के रूप में देखा जाने लगा। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी संस्थाएं मानी जाती रही हैं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, शिक्षा संस्थाएं, आयोग, विश्वविद्यालय। लेकिन जब एक एक करके हर व्यवस्था पर सवाल उठने लगे तो नागरिक क्या करें? आज छात्रों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? पेपर लीक होता है, जांच बैठती है, रिजल्ट विवादित होता है, तकनीकी गलती बताई जाती है, भर्ती परीक्षाएं रद्द होती हैं, नई तारीख घोषित कर दी जाती है, लेकिन क्या किसी बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होती है? यही वह बिंदु है जहां युवा वर्ग का गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यवस्था में गलती होना समस्या नहीं, समस्या यह है कि गलती के बाद भी किसी पर असर नहीं पड़ता। अगर करोड़ों छात्रों का भविष्य से जुड़ी परीक्षा में गड़बड़ी हो और उसके बाद भी सिस्टम लगभग उसी तरह चलता रहे तो फिर छात्रों के भीतर असुरक्षा पैदा होना स्वाभाविक है। और शायद यही कारण है कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वो मानसिक तनाव, अविश्वास और भविष्य की चिंता से भी लड़ रहा है। भारत में शिक्षा अब सिर्फ शिक्षा नहीं रहेगी, यह एक विशाल आर्थिक उद्योग बन चुकी है। कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए की हो चुकी है। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हर जगह कोचिंग सेंटरों का जाल फैला हुआ है। कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, लाखों छात्र घर छोड़कर तैयारी के लिए जाते हैं। किराया, कोचिंग फीस, किताबें, टेस्ट सीरीज, डिजिटल कोर्स, एक मध्यम वर्गीय परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था बच्चे की पढ़ाई पर टिकी होती। कई परिवार एजुकेशन लोन लेते हैं, कई अपनी बचत खत्म कर देते हैं, कई माता पिता अपनी जरूरतें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर अंत में परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ जाए तो सबसे बड़ा झटका उसी मध्यम वर्ग को लगने लगता है जिसने व्यवस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यही कारण है कि आज परीक्षा विवाद सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रह गया, यह सामाजिक असुरक्षा का विषय बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयानों में माफिया शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को ऐसे नेटवर्क के हवाले कर दिया गया है जहां कंपनियों और सत्ता के बीच गठजोड़ काम करता है। यह आरोप राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा था, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि संस्थागत कब्जे का आरोप था। जब निजी कंपनियों को परीक्षा प्रक्रियाओं पर ठेका दिया जाता है तब पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल उठना स्वाभाविक है।
अगर वही कंपनियां पहले विवादों में रही हो तो संदेह और गहरा हो जाता है। यही कारण है कि परीक्षा एजेंसियों, ठेकेदार कंपनियों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठे। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन बहस यही नहीं रुकी, क्योंकि छात्रों के भीतर पहले से अविश्वास मौजूद था। आज भारतीय राजनीति का एक बड़ा सच यह है कि चुनावी स्तर पर सत्ता बेहद मजबूत दिखाई देती है। विपक्ष लगातार संघर्ष कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि मुद्दे उठाने के बावजूद राजनीतिक परिणाम नहीं बदलते। यहीं से एक नई बहस शुरू होती है। अगर चुनावी राजनीति किसी मुद्दे पर दबाव नहीं बना पा रही तो क्या सामाजिक आंदोलन नई भूमिका निभाएंगे? क्या छात्र राजनीति दोबारा उभरेगी? क्या युवाओं का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या सड़क तक? यही कारण है कि जब राहुल गांधी छात्रों से मिलने लगे तब इसे सिर्फ राजनीतिक गतिविधि नहीं माना गया, इसे एक संभावित सामाजिक लामबंदी के संकेत के रूप में देखा गया। रिपोर्ट सामने आई कि सरकार के भीतर उच्च स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री, अधिकारी, एजेंसियां सभी सक्रिय हुए। यह संकेत था कि मामला सिर्फ एक विवाद नहीं रहा। सरकार समझ रही थी कि अगर छात्र का गुस्सा व्यापक आंदोलन में बदल गया तो यह बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संकट बन सकता है। और यही कारण था कि सुधार, जांच, तकनीकी समीक्षा और रिपोर्टों की चर्चा तेज हुई। लेकिन सवाल वही रहा, क्या सिर्फ सुधार के वादे काफी होंगे या भरोसा लौटाने के लिए कठोर जवाबदेही भी जरूरी होगी? अब सबसे मेहनती, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे महत्वाकांक्षी छात्र बड़ी संख्या में देश छोड़ने लगे तो यह सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह जाता, यह राष्ट्रीय संकेत बन जाता है। भारत लंबे समय से ब्रेन ड्रेन की चर्चा करता रहा, लेकिन आज जो हो रहा है वह उससे भी आगे की स्थिति। अब सिर्फ रिसर्चर या प्रोफेशनल नहीं जा रहे हैं, बल्कि छात्र शुरुआती शिक्षा के बाद ही देश छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के भीतर अवसरों, निष्पक्षता और संस्थागत भरोसे को लेकर गहरी चिंता मौजूद है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रही तो इसका असर सिर्फ शिक्षा पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन, रिसर्च, चिकित्सा और समाज की बौद्धिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। करोड़ों युवा इस देश के ताकत माने जाते हैं, लेकिन यही युवा अगर निराश हो जाए तो सबसे बड़ी संकट भी बन सकते हैं। और आज का युवा इंटरनेट से जुड़ा है, वह सूचना से लैस है, वह तुलना करता है, वह सवाल पूछता है और सबसे बड़ी बात, वह चुप नहीं रहता। यही कारण है कि आज परीक्षा विवाद कुछ घंटों में राष्ट्रीय मुद्रा बन जाता है। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट होने लगते हैं, छात्र नेटवर्क बनाते हैं और वीडियो वायरल होते हैं। यह नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से अलग तरीके से प्रतिक्रिया देती है और शायद इसी कारण सत्ता और विपक्ष दोनों इस वर्ग को लेकर गंभीर। आज शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण तेजी से बढ़ा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग, टेस्ट प्लेटफॉर्म, डिजिटल एजुकेशन, हर जगह बाजार की भूमिका बढ़ी। कुछ लोग इसे अवसर मानते हैं, कुछ इसे संकट कहते हैं। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था के भीतर व्यावसायिक हित अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं तब निष्पक्षता और गुणवत्ता पर सवाल उठने लगते हैं। यही कारण है कि परीक्षा एजेंसियों और निजी कंपनियों की भूमिका पर बहस तेज हुई, क्योंकि शिक्षा सिर्फ सेवा नहीं है, यह समाज का भविष्य तय करती। पूरे घटनाक्रम के दौरान संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव आयोग, अदालतें, शिक्षा निकाय, सभी पर सार्वजनिक बहस हुई। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थागत विश्वास से चलता है। अगर नागरिकों को लगे कि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा तो लोकतांत्रिक असंतोष बढ़ता है। यही कारण है कि आज भारत में संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस पहले से अधिक तीखी हो चुकी है। भारत का इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन हमेशा बड़े राजनीतिक बदलाव का हिस्सा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक, मंडल आंदोलन से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक युवाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन आज का दौर अलग है। आज आंदोलन डिजिटल भी है और सामाजिक भी। आज छात्र सिर्फ पोस्टर नहीं बनाता, वह डेटा भी जुटाता है, वीडियो भी बनाता है, नैरेटिव भी तैयार करता है। यही कारण है कि आज की छात्र राजनीति पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल आगे क्या है? क्या सुधार होंगे? क्या परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी? क्या जवाबदेही तय होगी? क्या छात्रों का भरोसा लौटेगा या फिर यह अविश्वास और गहरा होगा?
यह सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर युवा वर्ग व्यवस्था पर भरोसा खो देता है तो किसी भी लोकतंत्र के लिए यह सबसे गंभीर स्थिति होती है। और यह सिर्फ परीक्षा का संकट नहीं, विश्वास का संकट है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री लेने वाली मशीन नहीं रह गई, यह सामाजिक न्याय, अवसर, मेरिट और लोकतांत्रिक विश्वास की परीक्षा बन चुकी है। छात्र सिर्फ नंबर नहीं मांग रहे हैं, वे निष्पक्षता मांग रहे हैं, वे भरोसा मांग रहे हैं, वे यह आश्वासन मांग रहे हैं कि उनकी मेहनत सुरक्षित है। और शायद यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं रहा बल्कि व्यवस्था और भविष्य का मुद्दा बन चुका है। अगर सुधार हुए, जवाबदेही तय हुई और भरोसा बहाल हुआ तो यह संकट एक अवसर बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों के विश्वास के सबसे बड़े पलायन का सामना करना पड़ सकता है। और तब यह सवाल सिर्फ नहीं होगा कि कितने छात्र विदेश गए, सवाल यह होगा कि कितने छात्रों ने अपने ही देश के सिस्टम पर भरोसा खो दिया। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।